हाय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एमआरएस क्लासेस के अंदर, जो कि आपकी अपनी क्लास है। ठीक है, और हमने आज तक 3.1 और 3.2 जो है उसके हमने 2 क्वेश्चन तक पूरे कर लिए थे, और आज हम तीसरा क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं जो कि वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन के अंदर करना क्या है, हमें सबसे पहले हमें क्वेश्चन देगा वर्ड के अंदर, इस प्रकार से दिया गया है, और वर्ड स्टोरी को हमें सोल्व करके पहले हमें बनानी है लीनियर इक्वेशंस, यानी यहाँ से हमें पहले बनानी पड़ेगी लीनियर इक्वेशन। इससे पहले जो क्वेश्चन थे उसमें हमें क्या दिया गया था, लीनियर इक्वेशन दी गई थी, और यहाँ हमें बनानी पड़ेगी, और उसके बाद उसको सोल्व करना है, यानी उसे सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं किसके द्वारा, सब्सटीट्यूशन मेथड के द्वारा। यानी सब्सटीट्यूशन मेथड जो अपन यूज़ करते हुए आ रहे हैं, जिसमें हमें एक्स या वाई दोनों में से एक की वैल्यू यूज़ करके और दूसरे में रखने के अकॉर्डिंग जो हम कर रहे थे, वही चीज़ हम इसमें भी यूज़ करेंगे। करना क्या है, क्वेश्चन को देखो आप, लिखा हुआ है कि द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर, कोई भी 2 नंबर है, हमें नहीं पता कौन नंबर कौन से हैं, एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम 1 नंबर इज इक्वल एक्स, अदर इज वाई। 2 नंबर ले लिए। अब जो बोल रहा है वो करते जाएं। देखो, डिफरेंस का मतलब क्या होता है, इन दोनों का अंतर। अंतर कैसे निकालेंगे हम, सब्ट्रैक्ट से। जैसे मैं कहूँ 9 और 7 का जो अंतर है वो 2 है, तो अंतर मतलब हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया है। तो सेम ऐसा ही इसमें कि 2 नंबर का जो अंतर है वो कितने के बराबर है, 26 के इक्वल है, ये रहा। इससे हमारी आ गई इक्वेशन फर्स्ट। उससे आगे क्या कह रहा है, अगर एंड 1 नंबर इज़ 3 टाइम्स मोर देन 1 नंबर इज़ 3 टाइम मोर देन अदर, एक जो नंबर है वो दूसरे से 3 गुना जाता है। ठीक है, यानी ये नंबर इसका 3 गुना मान लेते हैं एक तरीके से। हमारे पास क्या आ गया, x इज इक्वल टू 3y। अब ये जो 3y आ चुका हमारे पास, ये जो वैल्यू है ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। इसको अगर आप बढ़ाना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम, 3y को इधर ले आएंगे, बराबर क्या हो गया, 0। वैसे अपने को x की वैल्यू निकालनी भी थी, ये निकली हुई है आगे ऑलरेडी, तो बहुत बढ़िया है। अब ये जो वैल्यू है ये हम यहाँ रख देंगे, इस x की जगह देखो, पुटिंग वैल्यू ऑफ x, जब x की वैल्यू हम रखेंगे इसके अंदर तो ये हो जाएगा 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26। अब 3y में से y जाएगा, क्या आ जाएगा, 2y। 2y इज इक्वल टू 26, तो y कितना होगा, 26 अपॉन 2, जो कि होगा 13। y इज इक्वल टू 13 हो गया, तो x क्या होगा, x इज इक्वल टू 3y, तो x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 13, जो कि क्या होगा, 39 होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से दोनों नंबर को आप चेक कर सकते हो कि भाई दोनों नंबर का जो अंतर है, ठीक है, वो कितना है, 26 है, बिल्कुल सही बात है। और एक नंबर जो है दूसरे का 3 गुना है, देखो ये 3 गुना है इस 13 का, तो दोनों बातें जो हैं सेटिस्फाई हो रही हैं। या आप इनको रख के भी देख सकते हो, तो इस प्रकार से आप आराम से सब्स्टिट्यूशन के मेथड द्वारा इनका आसानी से सोल्यूशन निकाल सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट है उस क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन 3 सेकंड पार्ट। तो इसमें लिखा है द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल। देखो, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, पहले ये पता होना चाहिए भाई, सप्लीमेंट्री एंगल। तो सप्लीमेंट्री एंगल ऐसे 2 एंगल होते हैं जिनका टोटल कितना हो, 180 डिग्री। एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ये वो एंगल होंगे जिनका टोटल क्या हो, 90 डिग्री हो। ये चीज़ आपको नोट कर लेनी है, क्योंकि हो सकता है ये क्वेश्चन इसलिए सप्लीमेंट्री पे दिया है, दूसरा क्वेश्चन क्या दे सकता है, कॉम्प्लीमेंट्री पे दे दे। तो इस तरीके से हमें ध्यान रखना है, कॉम्प्लीमेंट्री 90 के होंगे, सप्लीमेंट्री 180 के होंगे। तो देखो, इसने कहा है कि द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल, क्वेश्चन लिख लेता हूँ मैं, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल
exceeds the smaller by 18 degree फाइंड दैम। क्वेश्चन ये है फाइंड दैम। अब देखो मैं मान लेता हूँ, एज्यूम करता हूँ आंसर, एज्यूमिंग वन एंगल इज x डिग्री, अदर इज y डिग्री। दो एंगल ले लिए। पहली क्वेश्चन हमारी यहीं तैयार हो जाएगी भाई, दोनों का जो सम है हमें पता है, दोनों सप्लीमेंट्री एंगल यानी इन दोनों का सम कितना आएगा 180 डिग्री। क्वेश्चन फर्स्ट आ गई। दूसरी हमें इस लाइन से मिलेगी, देखो द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, यानी जो बड़ा एंगल होगा इन दोनों में से एंगल एक्सीड वो अधिक है किससे, द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। यानी मान लेते हैं x जो है वो बड़ा है किससे, y से, और कितना बड़ा है 18 डिग्री अधिक है। ठीक है, एक्सीड द स्मॉलर, स्मॉलर कौन हो गया y, यानी x बड़ा एंगल है y छोटा एंगल है, तो इस छोटे एंगल से 18 डिग्री ज़्यादा है कौन, x। तो यहाँ से आप इसको सोल्व करो तो ये आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 18 डिग्री, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, या आप इसको ऐसा कैसे प्रेशर रहने देते हो, यहाँ पे भी ये फ़ायदा मिलेगा हमें क्योंकि डायरेक्टली x की वैल्यू है। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे क्या, x की वैल्यू क्या है ये, तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी है, x है y प्लस 18 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये y और y कितने हो गए, 2y प्लस 18 डिग्री बराबर है 180 डिग्री, और 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री जो कि बराबर होगा 2, और यहाँ से होगा कितना, इधर कह लिया 16 आ जाएगा इतना डिग्री पे। तो y कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू 162/2 जो कि बराबर होगा 31 डिग्री के, ओ सॉरी 81। ठीक है, 2 8 जा 16 और 2 1 जा 281 डिग्री। y की वैल्यू आ चुकी, y बराबर आ गया 81 डिग्री। अब देखो इस वैल्यू को, ये इसको 3 दे दे तो इक्वेशन नाम, एक किस में रखनी है, यहाँ पे रख देंगे तो x आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू दिया गया हमें y प्लस 18, इसमें y की वैल्यू रख देंगे, x इज इक्वल टू y की वैल्यू है 81 प्लस 18 डिग्री जो कि बराबर होगा 99 डिग्री। तो ये हमारे पास आ गया। दोनों को टोटल देखो आप चेक करो, 9 1 10 और 17 1 18, दोनों सब क्या हो रहे हैं, सप्लीमेंट्री एंगल बन रहे हैं, तो दोनों का सम कितना आ रहा है 180 आ रहा है। ठीक है, और बाकी कंडीशंस को भी ये फॉलो कर रहे हैं। तो ये हमारे इससे 2 पार्ट हो चुके हैं। अब थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में लिया गया है भाई, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3,800। लेटर सी बायज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर ₹1,750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। देखो हम एज्यूम करके चलेंगे कि हमें एक बॉल की और एक बैट की कॉस्ट नहीं पता है, तो हम एज्यूम करेंगे, एज्यूमिंग द कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज ₹X और द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज ₹Y। ठीक है, अब जैसे कंडीशन दी है उसके अकॉर्डिंग अपन इसको लिखेंगे। देखो पहली बार उसने 7 बैट खरीदे थे और 6 बॉल। देखो बैट, एक बैट की कीमत कितनी है X रुपीज़, तो उसने कितने बैट खरीदे, 7 बैट। तो पहली क्वेश्चन बन जाएगी 7x, क्योंकि एक बैट X रुपये का आ रहा है, तो 7 बैट कितने के आएंगे 7x के, प्लस
दूसरा उसने बॉल खरीदी है कितनी, 6 बॉल खरीदी है, एक बॉल वाई रुपीज़ की आ रही तो 6 बॉल 6 वाई की आएगी। अब देखो ये दोनों की कीमत आ गई, 7 बैट की कीमत ये हो गई, 6 बॉल की कीमत ये हो गई, दोनों को ऐड करते हैं तो टोटल उसने 3800 रुपये खर्च किए थे। तो ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई, ठीक है, यहाँ से हटा दो चाहिए, यानी ये इक्वेशन फर्स्ट आ गया, यानी उसने 3800 रुपीज़ इसके अंदर स्पेंड किए थे। सेकंड है कि उसने अब की बार 3 बैट, तो एक बैट की कीमत x है तो 3 बैट की होगी 3x प्लस 5 बॉल यानी 5y इज इक्वल टू 1750। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई, ठीक है। अब उसमें एक बैट यानी x और y की वैल्यू निकालनी, सीधी सी बात ये है, और करना कुछ नहीं, वो का वो काम रहेगा, आप किसी भी एक इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकाल के ऊपर वाले में रख दो। जैसे मैं इक्वेशन सेकंड से ले लेता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड क्या करेंगे अपन, देखो 3x प्लस 5y बराबर 1750 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अपने x की वैल्यू ले लेते हैं, तो कितना जाएगा 1750 माइनस 5y, और x बराबर निकालोगे तो 1750 माइनस 5y बटे ये जो 3 है नीचे आ जाएगा, ये x की वैल्यू आ गई, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। इस इक्वेशन में x की जगह पे ये पूरी वैल्यू रखनी है, तो देखो 7 ऐसे कैसे इंटू एक्स की जगह पे रख दो 1750 माइनस 5y और बटे 3 प्लस ये 6y है ही इसमें इक्वेशन में, और बराबर 3800। अब यहाँ से इसको देखो क्या करेंगे अपन, इस 7 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो 7 अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो मैं इधर कर देता हूँ, ये हो गया 0 7 5 जो 35 3 कैरी, और 7 7 जो 49 49 और 3 52 5 कैरी, 7 1 जो 7 और 5 12 माइनस 35y अपॉन 3 प्लस 6y अपॉन 1 इज इक्वल टू 3800, ठीक है भाई। इन दोनों के ले लो एलसीएम, ऐसे एलसीएम आगे 3, तो ये तो ऐसे कैसे रहेगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे कैसे आ जाएगा, ये y है, ठीक है, और प्लस में 1 3 जा 3 3 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 18y आ जाएगा इज इक्वल टू 3800। अब यहाँ देखो आप y की टर्म में से आपको y को सब्ट्रैक्ट कर लेना है, तो ये 1250 ऐसे कैसे, अब माइनस का बचेगा क्योंकि माइनस का टर्म बड़ा है प्लस का छोटा है, तो देखो 35 में से 18 जाएंगे, तो देखो 15 में से 8 गया तो 7 आ गया, यार कि 2 में से 1 गया तो 1 आ गया, 17 आ गया, 17 क्या y, और नीचे आ जाएगा 3 और बराबर में 3800। इसके नीचे 1 मान के हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये तो ऐसे कैसे रहेगा 1250 माइनस 1250 लिख रहा हूँ मैं इसको, ये 12250 है, 12250, ठीक है, माइनस में 17y ऐसे कैसे, और बराबर ये 3 उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 0 3 8 जो 24 2 कैरी, और 3 3 जो 9 और 2 11, ये आ गया अपने पास, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, देखो नंबर को एक साइड में कर लेंगे, 17y को उधर ले जाएंगे, तो 17y ऐसे कैसे इधर आ गया, इधर बच जाएगा 12250 माइनस में 11400, तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट करोगे तो आ जाएगा 0 5, ठीक है, 12 में से 4 गया तो 8 हो गया, और बस ये 850 आ जाएंगे, देखो ये कट जाएगा 11 11, ठीक है, इधर कितना आ गया 17y। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे, यहाँ लिख देता हूँ 17y जो है वो बराबर है 850 के, तो y कितना होगा, y बराबर होगा 850 बटे 17, और 17 पंजू 85, यानी 50 रुपये का पड़ गया। ये किसकी कॉस्ट आ गई, y किसको माना था हमने, बॉल को, यानी एक बॉल 50 रुपये की आ रही है। तो अगर अपने को बैट की कॉस्ट निकाली यानी x निकालना है, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, कौन सी है ये, थर्ड में रखेंगे, तो थर्ड है x इज इक्वल टू 1750
-5y/3, ठीक है। तो रखो x = 1750 ऐसे कैसे, और माइनस में 5 मल्टीप्लाई y की वैल्यू कितनी है 50 और अपॉन 3 जो कि बराबर होगा 1750 माइनस में आ गया 250/3, तो यह आ जाएगा भाई अपना 1500, 250 हटा देंगे तो और नीचे आ गया 3, तो ये आ गया 3 × 5 = 15, यानी 500 रुपये में क्या आ रहा है, एक बैट आ रहा है, ठीक है। तो बैट की कॉस्ट हो गई 500 और बॉल आ गई कितने की 50 रुपये की। इस तरीके से हमारे पास दोनों की वैल्यू आ चुकी है, आसानी से हम इसको निकाल सकते हैं। अब आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। मतलब इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं उनमें हमें घबराना नहीं है, पहले हमें वर्ड प्रॉब्लम यानी वर्ड स्टोरी को अच्छे से पढ़ना है और पढ़ने के बाद उनके अकॉर्डिंग क्या करनी है, इक्वेशंस फॉर्म करनी है, लीनियर इक्वेशन, ठीक है। और फॉर्म करने के बाद सेम फंडा रहेगा, हमें कुछ नहीं करना है, किसी एक इक्वेशन से या तो f(x) की वैल्यू निकालो या y की वैल्यू निकालो और उसको निकालने के बाद किसी दूसरी इक्वेशन में रखना है, जिससे निकाला है उसमें नहीं रखना है, उसके अलावा दूसरी इक्वेशन में रखना है और आप पाओगे कि हमारे पास दोनों वैल्यूज़ आ गई। ऐसा करते क्यों है ये भी मैंने आपको बताया था कि भाई हम एक वैल्यूज़ को निकालते क्यों हैं, तो उसका कारण मैंने आपको बताया था कि एक साथ दो वेरिएबल सोल्व नहीं होंगे, इसलिए हम क्या करते हैं, वेरिएबल सेम बनाते हैं। देखो यहाँ हमने क्या कर दिया, ये भी y का हो गया, ये भी y का हो गया, तो वेरिएबल सेम बन गया ना। तो वेरिएबल सेम बनाने के लिए हमने क्या किया है, किसी एक इक्वेशन से या तो आप x की वैल्यू निकालो या y की वैल्यू निकालो, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट जो पार्ट है देखो उस पर थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ, सीधे इसको सोल्व करता हूँ मैं, आप समझते जाना एक बार इसको, पहले इसकी एक प्रारूप को समझो। भाई बोल रहा है द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, यानी दो प्रकार के चार्ज लग रहे हैं। एक तो फिक्स चार्ज है, ठीक है, जैसे आप समझे भाई हमारे यहाँ बानसूर है, ठीक है, और बानसूर से जो रास्ता जा रहा है वो सपोज करो हरसोरा जा रहा है। अब हरसोरा से दो रास्ते फट गए, एक जा रहा है बहरोड और एक जा रहा है अलवर, ठीक है, ध्यान देना। तो मतलब यहाँ ये क्या कह रहा है कि अब बानसूर से आप हरसोरा जाओगे तो हरसोरा तक का तो किराया सेम रहेगा ना भाई, हर बार आप बानसूर से हरसोरा जाओगे तो उसका अगर मान लो 15 रुपये लग रहा है तो 15 ही लगेगा। ये थोड़ी ना है कि भाई अलवर जाओगे तो हरसोरा होके जाओगे, तो हरसोरा जाके मतलब हरसोरा तक का किराया कुछ और हो जाएगा, कि अलवर जाओगे जब तो 20 रुपये किराया लगेगा हरसोरा तक का, और बहरोड जाओगे तो हरसोरा तक का किराया क्या लगेगा 40 रुपये लगेगा। तो ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जगह तो एक ही है, बानसूर से हरसोरा की डिस्टेंस उतनी होगी, तो फिक्स होगी कि नहीं होगी, फिक्स होगी तो किराया भी फिक्स होगा, ठीक है। तो ये कह रहा है कि दो प्रकार के चार्ज है, एक तो फिक्स है, तो फिक्स को हम मान लेते हैं भाई x रुपये लग रहा है पर किलोमीटर का, और जो फिक्स नहीं है, अगर मान लो जो मैं इधर जाऊँ चाहे इधर जाऊँ, उसके लिए क्या लगेगा, बाद के किलोमीटर के लिए y मान लेता हूँ, ये नॉट फिक्स्ड, ठीक है। ये अगर आपको समझ में आ गया तो क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है आपके लिए, क्योंकि इसने दो प्रकार के चार्जेस की बात की है कि एक तो फिक्स चार्ज है एक पर्टिकुलर जगह तक, और उसके बाद जब आप आगे कोई सी भी जगह जाओगे तो हर एक किलोमीटर का किराया क्या लगेगा, y लगेगा, ठीक है। ये बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब इसके आधार पर ही हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। देखो लिखा है, हम एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूमिंग फिक्स चार्ज फॉर पर किलोमीटर इज इक्वल टू ₹x, और नॉट फिक्स चार्ज वो है पर किलोमीटर का ₹y। जैसे मान लो आप 5 किलोमीटर चलते हो, हरसोरा की दूरी 5 किलोमीटर है, तो किराया क्या बन गया 5 × x यानी 5x। और हरसोरा से अगर आप यहाँ जा रहे हो बहरोड, ये मान लो 30 किलोमीटर पड़ रहा है, तो 1 किलोमीटर का किराया y है, तो 30 किलोमीटर क्या हो जाएगा 30y। और अगर ये मान लो 50 किलोमीटर पड़ रहा है तो 1 किलोमीटर किराया y है, तो 50 क्या हो जाएगा 50y, ठीक है नहीं। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है किस प्रकार से इसको करना है। तो हमारे पास ये जो चार्ज आया है ये 1-1 किलोमीटर का है, ठीक है, x और y जो हैं वो पर किलोमीटर के है, और इसको इसने 25 किलोमीटर के लिए पूछा है कि कितना चार्ज लगेगा, ठीक है।
तो ध्यान दे, क्वेश्चन में लिखा है कि फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105, ठीक है। फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹155। व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड द पर किलोमीटर, ठीक है, द चार्ज पर किलोमीटर। हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। तो ध्यान दे, इनको भूल जाओ, अब आप ध्यान देना है क्या। पहली चीज़ इसने कही है कि भाई 10 किलोमीटर जब जा रहा है ना वो, देखो पहली इक्वेशन बनेगी, ये तो हो गया फिक्स चार्ज, ये तो लगेगा क्योंकि बानसूर से हरसोरा की दूरी फिक्स है और उसके लिए किराया क्या है, X रुपये है। और उसके बाद ये 10 किलोमीटर जा रहा है और उसका किराया कितना होगा, Y के हिसाब से लेगा। और टोटल रुपया उसने क्या दे दिया, देखो ये किराया दोनों को जोड़ दें तो रुपये ही बन रहा है ना। और कितना आ रहा है, वो आ रहा है भाई 105 रुपये, 105 रुपये। इक्वेशन फर्स्ट आ गई। ऐसे ही दूसरा भी सेम ऐसे ही, एक्स किराया, ये तो फिक्स चार्ज है, ये तो फिक्स रहेगा, और प्लस अब कितने किलोमीटर जा रहा है, 15 किलोमीटर जा रहा है, तो 15 वाई हो जाएगा। और टोटल कितने रुपए पे कर रहा है, वो 155 रुपीज़ पे कर रहा है। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। तो व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर। तो देखो फिक्स चार्ज कितना होगा और चार्ज पर किलोमीटर कितना होगा, ठीक है। ये फिक्स चार्ज है ओनली, ये पर किलोमीटर का नहीं है, फिक्स है ये, ओनली फिक्स चार्ज। अब ध्यान दो, दोनों इक्वेशन से आप x या y दोनों में किसी एक की वैल्यू निकाल लो। तो मैं ले लेता हूँ कि बार फिर फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो इसमें क्या है, जैसे x निकालो तो क्या हो जाएगा, 105 माइनस 10y, y को उधर भेज दिया हमने, तो ये आ गई इक्वेशन थर्ड। अब करेंगे क्या, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में क्योंकि हमने एक से निकाली, 2 में रख देंगे। तो एक क्या है, 2 क्या है भाई, x प्लस 15y इज इक्वल टू 155। तो जो x है उसकी जगह क्या रख देंगे, 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155। अब क्या करें, देखो y वाले टर्म को सोल्व कर लो, नंबर को उधर भेज दो। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 10y माइनस का है, 15y प्लस का है, तो यहाँ से आ गया 5y प्लस का 5y बराबर 105 को उधर भेज देंगे। तो 155 माइनस 105 जो कि बराबर होगा किसके, 50 के। तो 5y बराबर 50, y बराबर कितना होगा, 50/5 यानी 10। तो हर 1 किलोमीटर का किराया बैरोड से यानी हरसोरा से आगे कितना लगेगा, 10 रुपये लगेगा। तो इससे फिक्स चार्ज भी निकाल सकते हैं। फिक्स चार्ज क्या है, x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y। अब देखो यहाँ y की वैल्यू कितनी आ गई, 10। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 105 माइनस 10 मल्टीप्लाई 10, y की जगह क्या रख देंगे, 10। तो x इज इक्वल टू 105 माइनस 100 जो कि बराबर होगा क्या, 5। 105 में से 100 गए तो क्या आ जाएंगे, 5, यानी ये फिक्स चार्ज है, कितना लग रहा होगा, 5 रुपये, ठीक है। अब आप चेक कर सकते हो, देखो 5 रुपये किराया लग रहा है फिक्स, यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। और y की वैल्यू कितनी आ गई, 10 मल्टीप्लाई 10 कितना हो गया, 100 प्लस 5 105 रुपये पे कर रहा है, बिल्कुल सही है। दूसरे में क्या कर रहा है, देखो फिक्स चार्ज तो 5 रुपये रहेगा, किसका, 1200 से हरसोरा का किराया, और प्लस 15 मल्टीप्लाई y की वैल्यू कितनी है, 10। अब 150 प्लस 5 कितना हो गया, 155। तो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इस तरीके से आप आसानी से चेक भी कर सकते हो कि हमने जो वैल्यू निकाली है वो बिल्कुल सही है या गलत है। इस प्रकार से आप आसानी से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। इसमें आप फिक्स है, अगर आपको ये बानसूर वगैरह अगर आप यहाँ के नहीं हैं तो मैं आपको दूसरा भी बता देता हूँ कि जैसे अगर मैं दिल्ली से अगर जयपुर जाऊँ, कहाँ जा रहा हूँ, दिल्ली से जयपुर जाऊँ और जयपुर से मैं 2 अलग अलग जगह चले जाऊँ, कहाँ, एक साइड में उदयपुर चला गया, एक साइड में मान लो सीकर चला गया। तो देखो दिल्ली से जयपुर तक का किराया तो फिक्स रहेगा ना। ये थोड़ी नहीं कि भाई दिल्ली से अगर आप उदयपुर जाओगे तो जयपुर तक का किराया नहीं लगेगा, क्योंकि जयपुर अगर आप मान लो उनको जयपुर जाना ही है, यानी वो बसें जयपुर होके जा रही हैं, तो फिक्स रहेगा दिल्ली से जयपुर तक का किराया, क्योंकि दूरी तो नहीं रहेगी। ये थोड़ी ना कि भाई उदयपुर वालों के लिए जयपुर थोड़ा ज़्यादा दूर हो जाएगा और सीकर वालों के लिए जयपुर थोड़ा और आगे या सॉरी पीछे आ जाएगा, ऐसा थोड़ी ना होगा, जयपुर तो वहीं रहेगा। तो ये जो डिस्टेंस है, जैसे मान लो अगर ये 160 किलोमीटर चल रहा है, यहाँ से जयपुर, दिल्ली से जयपुर जा रहा है, तो हर बार 160 किलोमीटर चलना पड़ेगा।
ये थोड़ी ना कि उदयपुर के लिए 160 150 पे बदल जाएगा, ऐसा थोड़ी ना होगा। तो इसके लिए फिक्स चार्ज हो गया, इसका तो किराया कर दिया फिक्स। अब आगे से वो जितने भी किलोमीटर चलेगा हर एक किलोमीटर का किराया कुछ और होगा, तो हर एक किलोमीटर का किराया इसने दिया है, उसको हमने वाई माना था। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। सर नेक्स्ट पार्ट है और एक फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। देखो आज इसको हम कंप्लीट कर देंगे, 3.2 जो है वो पूरी हो जाएगी। इसके साथ एक लास्ट क्वेश्चन और बचेगा, वो भी कर लेते हैं। तो देखो 5th क्वेश्चन है, लिखा है फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6, फाइंड द फ्रैक्शन। देखो फ्रैक्शन जो है आपको पता है, फ्रैक्शन जो है वो क्या होगी, इस फॉर्म में होगी। तो जो ऊपर वाला होता है उसको बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाला जो होता है उसको बोलते हैं डेनोमिनेटर। ठीक है, तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ सेम ऐसे ही, एज्यूमिंग द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन, द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन कितना मान लिया हमने, x एंड डेनोमिनेटर इज इक्वल टू y। ठीक है, अब देखो जैसी पहली स्टेटमेंट बोल रहा है उसके आधार पे चलेंगे अपन। इसने बोला है ये अपन फ्रैक्शन बना लेते हैं। अब कह रहा है कि अगर 2 ऐड कर दिया जाए, इफ़ 2 इज़ एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर, दोनों में ऐड कर दिया जाए, न्यूमरेटर में भी और डेनोमिनेटर में भी, तो फ्रैक्शन जो है वो 9/11 बन जाती है। क्या बन जाती है, 9/11। इसको सोल्व कर लेते हैं अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो 11 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, किससे, x+2 से, और इधर 9y+2 से। इसको सोल्व कर लो तो 11x, अब ये 11 इससे भी 2 से भी मल्टीप्लाई होगा 22, ऐसे 9 पहले एक बार y से होगा और फिर उसके बाद 2 से। अब x और y को एक साइड पे ले लो, 9y हो जाएगा माइनस क्या कि इधर y आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये 22 उधर भेज दो, या 18 को भी इधर ही ले आओ, +22 -18 बराबर 0। तो यहाँ से आ जाएगा 11x - 9y, और यहाँ कितने जाएंगे, प्लस के 4 बच जाएंगे, 22 में से 18 गए तो बराबर 0। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देंगे। ठीक है, अब ऐसे ही हम दूसरी स्टेटमेंट से निकालेंगे। दूसरी स्टेटमेंट कहा है इफ़ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। अगर, यानी फ्रैक्शन यही है, अब कह रहा है कि दोनों में 3 ऐड कर दिया जाए। ठीक है, डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी 3 ऐड कर दिया जाए, तो ये जो फ्रैक्शन है वो कितनी हो जाएगी, 5/6 हो जाएगी। तो इसको भी वही क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 5 × x + 3 और 6 × y + 3। अब 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x प्लस में 15 और इधर से 6y + 18। तो सेम ऐसे सोल्व कर लो, 5x 6y को उधर ले आओ, 15 को उधर ले जाओ, 18 माइनस में 15, तो 5x - 6y = 3। इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास दोनों इक्वेशन आ गई, सेम वैसे ही तरीके से अपन इसको सोल्व कर लेंगे। भाई उससे आप निकाल लो x की वैल्यू, 5x = क्या हो जाएगा, 3 + में 6y, और x बराबर क्या आ जाएगा, 3 + 6y/5। ये x की वैल्यू आ गई, ये उस आगे इसमें रख दो तो आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। x और y की वैल्यू आसानी से निकल जाएगी, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है। बस अपने को केवल ये जो इक्वेशन है ये निकालना आना चाहिए। इक्वेशन निकल गई तो क्वेश्चन को सोल्व करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। अगर आप इक्वेशन में अटक रहे हो तो सीधी सी बात है, ये क्वेश्चन उलझेगा। अब करते हैं इसका लास्ट पार्ट है, 6th पार्ट क्वेश्चन, वो देखो। भाई जैसे बेसिक आएगा तो बेसिक की वजह से ही हम इन क्वेश्चन को सोल्व कर पा रहे हैं, नहीं तो ये क्वेश्चन हमारे लिए टफ हो जाते हैं। लेकिन बेसिक आना ज़रूरी है। अगर आपको फ्रैक्शन का यही नहीं पता कि न्यूमरेटर कौन सा होता है, डिनोमिनेटर कौन सा होता है, तो आप इसको सोल्व नहीं कर पाओगे। हाँ, तो जो इसका 6th पार्ट है, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो जैकोब है और दूसरा उसका बेटा है, तो दोनों की जो उम्र है उनका कुछ रेशो वगैरह दिया गया है। तो उस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करें, सबसे पहले ध्यान रखो। तो पहले आपको ये समझना होगा, जैसे आज मेरी उम्र सपोज़ करो 20 साल है, तो आज से 5 साल पहले यानी पीछे की ओर देखना है अपने को, यानी मेरी एज क्या होगी, 15 साल होगी। और आज से 5 साल आगे की ओर चले तो मेरी एज क्या होगी, यानी वो 5 मेरी एज में जोड़ दिया जाएगा। यानी पहले पूछे तो क्या कर दिया जाएगा, घटा दिया जाएगा, और आगे पूछे तो जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए जो आज है, आज का मतलब क्या है, मेरी प्रेजेंट एज। तो प्रेजेंट एज का होना ज़रूरी है।
तो मैं दोनों की एज लिख रहा हूँ, दोनों की एज लिख दी मैंने कि जैकब की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है, 1 साल है, और उसके बेटे की क्या है, 22 साल। ठीक है, अब ये कह रहा है कि 5 years लेटर, ठीक है, 5 साल बाद। तो बाद करें तो क्या होगा, जैकब की एज और दूसरी है सन की एज। तो जैकब की तो हो जाएगी क्या, x+5, और बेटे की क्या हो जाएगी, वो भी 5 साल बड़ा हो जाएगा। ये थोड़ी ना कि बेटा वहीं रुक जाएगा। ठीक है, लेकिन इसकी स्टेटमेंट ये गई है कि 5 साल आगे जब जो एज ऑफ जैकब है विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन, यानी इसकी एज इसकी 3 गुना हो जाएगी। 3 गुना बढ़ा दिया उसको हमने। ठीक है, जैसे मैं ये कहूँ कि भाई जैकब जो है 18 साल का है और बेटा सपोज करो 6 साल का है। अब मैं कहूँ कि भाई ये 3 गुना बड़ा है इससे, और मैं इसको 3 गुना इधर मल्टीप्लाई कर दूँ, देखो ये तो और ज़्यादा बड़ा हो गया। अगर ये 3 यहाँ से हटा के यहाँ कर दूँ तो दोनों बराबर हो गए ना। इस प्रकार से हमने यही किया ऐसे, ये ऑलरेडी बड़ा है, ये छोटा है, इसको 3 गुना कर दिया तो दोनों बराबर हो जाएंगे। अब देखो x+5 इज इक्वल टू, ये 3 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 3y और प्लस में 15, तो यहाँ से आ जाएगा x - 3y, यानी y वाले टर्म को इधर ले आएंगे, 5 को उधर ले जाएंगे, तो 15 - 5, तो x - 3y इज इक्वल टू 10। इक्वेशन फर्स्ट दे देंगे इसको नाम। यहाँ से अगर आप सोल्व करना चाहो x की वैल्यू निकाल के तो क्या आ जाएगा, 10 + 3y। ठीक है, यानी ये उधर चला जाएगा, तो ये वैल्यू आ गई। अभी हम इक्वेशन 2 निकाल लेते हैं, उसके बाद इसको सोल्व करेंगे। तो देखो इक्वेशन 2 के लिए वही जैकब लिख लेंगे और सन लिख लेंगे, और वो कब की बात है, 5 साल पहले की, 5 years अगो। ठीक है, अगो मतलब क्या होगा, वहाँ दोनों की एज में 5 कम कर देंगे, 5 साल छोटे कर देते हैं, इनको छोटा कर दिया। ये कह रहा है कि जैकब की उम्र जो थी इसकी 7 गुना होगी, 7 टाइम। अब दोनों को सोल्व करेंगे तो आ जाएगा x - 5 इज इक्वल टू 7y, और ये 7 उससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस का 35, तो ये आ जाएगा x - 7y - 5 प्लस का 35 बराबर 0। या आप इस 35 को उधर ही रखो, -35, 5 को उधर भेज दो प्लस का, तो ये हो जाएगा x - 7y बराबर माइनस का 30। इक्वेशन नंबर 2। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 3 से इक्वेशन 2 में वैल्यू रखेंगे अपन इसकी x की। तो इक्वेशन 3 क्या है अपनी, सॉरी 2 ये है, x - 7y इज इक्वल टू -30। वो वैल्यू उठाओ x की, क्या है, 10 + 3y - 7y और माइनस का 30। तो यहाँ से देखो 10 को उधर भेज दो, इधर कर लेता हूँ मैं। जब 10 को उधर भेजेंगे, यानी मैं पहले इस स्टेटमेंट को ऊपर लिख लेता हूँ थोड़ा सा, 10 + 3y - 7y बराबर -30 है। देखो y को सोल्व करोगे तो माइनस का 4y आ गया, और ये 10 को उधर भेज दो, -30 माइनस का 10, तो ये माइनस का 40 हो गया, और ये माइनस का 4y हो गया, माइनस से माइनस कट गया, y बराबर 40/4, जो कितना जाएगा, 10 ईयर। यानी बेटा 10 साल का था, उसकी प्रेजेंट एज क्या थी, 10 साल। तो एज ऑफ जैकब, और कौन सी बात कर रहे हैं हम, प्रेजेंट एज की बात कर रहे हैं। तो वो क्या होगी, देखो इस इक्वेशन में x इज इक्वल टू क्या है, 10 + 3y। तो x बराबर क्या होगा, y की वैल्यू रख दो 10 + 3 × 10, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10 + 30, x बराबर क्या होगा, 40। यानी जो जैकब है उसकी प्रेजेंट एज इतनी होगी 40 साल, और बेटा कितने साल का होगा, 10 साल का होगा। मतलब ये क्वेश्चन इतना टफ नहीं है, बस केवल आपको इनकी क्या है, वर्ड प्रॉब्लम्स, यानी जो वर्ड स्टोरी है उसको अच्छे से समझना ज़रूरी है। जैसे ही आप इस स्टोरी को समझ लोगे तो आसानी से आप उसको अरेंज कर सकते हो। आपको प्रेजेंट एज का और उसके बाद की एज का, उससे पहले की एज का डिफरेंस पता होना चाहिए कि किस प्रकार से हम उनको रख सकते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक है, तो आई होप कि ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होगा। ठीक है, और वो आगे भी कोई भी प्रॉब्लम है आपको इसी भी पूरे एक्सरसाइज के अंदर, तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू यू ऑल।